गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी का हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, इसमें हमने 2 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं, ये थर्ड वीडियो है। तो फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो में जो हमने पढ़ा, हालांकि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, लेकिन थोड़े से इसके कॉन्सिक्वेंसेस बचे हैं कि इसके क्या क्या परिणाम हुए थे, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसको हम देखने से पहले थोड़ा सा क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा रिवॉल्यूशन का मीनिंग, उसके बाद हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या क्या इवेंट्स हुए थे वो पढ़े थे, फिर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि क्या क्या इसका इंट्रोडक्शन है, फिर हमने कॉजेज पढ़े थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के, पॉलिटिकल कॉजेज, इकोनॉमिक सोशल कॉजेज और इकोनॉमिक कॉजेज। उसके बाद यूजलेस वॉर्स हमने पढ़े थे, फिर ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लास पढ़ा था, सबसिस्टेंस क्राइसिस पढ़ा था, एज ऑफ एनलाइटमेंट पढ़ा था। उसके बाद हमने आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन में सेशन ऑफ स्टेट जनरल पढ़ा था, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली पढ़ा, आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की पढ़ा, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन पढ़ा, रिवॉल्यूशनरीज वॉर पढ़े, न्यू रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ पढ़ा। उसके बाद फ्रेंच रिपब्लिक पढ़ा, रॉबस्पियर स्टेट पॉलिसी पढ़ा, राइन ऑफ टेरर का युग पढ़ा हमने, फिर रूल ऑफ डिक्टेटरी पढ़ा, रूल ऑफ नेपोलियन पढ़ा। रूल ऑफ नेपोलियन तक हमारा पिछला वीडियो खत्म हो गया था। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंसीक्वेंसेस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के क्या क्या कंसीक्वेंसेस हुए। सबसे पहले देखते हैं जनरल कंसीक्वेंसेस। जनरल कंसिक्वेंसेस क्या हुए थे बच्चों, कि जो सेंसरशिप था, फ्यूडलिज्म था और एंडेड प्रिविलेजेस, ये 3 चीज़ें जो है वो ख़त्म हो गई थी, इनका खात्मा हो गया था। सेंसरशिप का, फ्यूडलिज्म का और प्रिविलेजेस का, ये 3 चीज़ें जो है ये पूरी तरह से, तो सेंसरशिप और फ्यूडलिज्म ने मिलकर के प्रिविलेजेस को खत्म कर दिया था। इसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन गारंटेड फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन एंड इक्वलिटी इन द आई ऑफ लॉ। लोगों को इस तरीके से राइट्स जो थे वो मिले लोगों को, जैसे कि फ्रीडम, स्पीच का फ्रीडम, एक्सप्रेशन का फ्रीडम और जो इक्वालिटी का फ्रीडम था, वो सब इन लोगों को नॉर्मली मिल गया था। रिवॉल्यूशन इंस्पायर द पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द यूरोप एंड एशिया, और इस रिवॉल्यूशन ने यूरोप और एशिया में बहुत ज़्यादा लोगों को इंस्पायर किया कि लोग जो थे वो अब फ्री, लोग जो है वो रिवॉल्यूशन करना उन्होंने शुरू कर दिया। किसके खिलाफ? मोनार्की गवर्नमेंट के खिलाफ। पीपल इन कॉलोनीज वर यूनाइज्ड एंड लॉन्च्ड मूवमेंट टू गेन फ्रीडम। जो लोग कॉलोनीज के अंडर में थे, यानी कि जो लोग दूसरे देशों के अंडर में थे, उन लोगों ने भी अपने आप को उनके खिलाफ रिवॉल्यूशन कर दिया। मतलब यहाँ से जब उन्होंने देखा कि फ्रांस आज़ाद हो गया, फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ, तो और जगह भी लोगों ने इस टाइप की चीज़ें जो है वो मूवमेंट जो थे वो शुरू कर दिए फ्रीडम को गेन करने के लिए। अब देखो, टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय, ये 2 एग्जाम्पल हैं, इंडिविजुअल एग्जाम्पल है, जिन्होंने रिस्पॉन्डेड टू द आइडिया कम फ्रॉम रिवॉल्यूशनरी फ्रांस। जो रिवॉल्यूशनरी फ्रांस के जो आइडियाज़ हुए थे, उस आइडियाज़ को इन लोगों ने, टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय ने क्या किया था? रिस्पॉन्ड किया था। तो ये तो था बच्चों आपका जनरल कंसीक्वेंस। दूसरा है एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। अब देखो, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी यानी कि दास प्रथा, स्लेवरी मतलब दास लोग होते हैं, दास प्रथा को भी इन्होंने ख़त्म किया था। इससे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ख़त्म हुआ था। द स्लेव ट्रेड, अब इसमें देखो, इसमें हम पढ़ते हैं, दूसरी स्लाइड में देखो आप, द स्लेव ट्रेड बिगेन इन द 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी में स्लेव ट्रेड शुरू हुआ था। स्लेव ट्रेड यानी दासों का ट्रेड, यानी कि दासों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का। फ्रेंच मर्चेंट जो थे सेल फ्रॉम द पोर्ट ऑफ बर्डक्स एंड नाइन्टीज टू द अफ्रीकन कोस्ट वेयर दे ब्रॉड स्लेव फ्रॉम लोकल चीफ ट्रेड। जो फ्रेंच मर्चेंट्स थे वो पोर्ट्स के द्वारा जो थे, पोर्ट्स पे जो थे, अफ्रीकन कोस्ट के जो पोर्ट्स थे, उनसे वो स्लेव्स को क्या करते थे? इंपोर्ट करते थे, लेते थे।
इन कैरेबियन दे वर सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर। कैरेबियन जो लोग थे वो वहाँ पे प्लांटेशन ओनर्स को सोल्ड करते थे। थ्रू आउट द 18th सेंचुरी में लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस में एक छोटा क्रिटिसाइज हुआ था स्लेवरी को लेके। जो नेशनल असेंबली थी हैड लॉन्ग डिबेटेड, नेशनल असेंबली ने एक उस पर डिबेट भी की थी, बट डिड नॉट पास एनी लॉ, लेकिन कोई भी लॉ इस पे पास नहीं हुआ। फेयरिंग अपोजिशन फ्रॉम बिजनेसमैन हुज इनकम डिपेंड ऑन द स्लेव ट्रेड, क्योंकि जो बिजनेसमैन थे उन लोगों ने इसका अपोजिशन किया क्योंकि वो स्लेव ट्रेड से बहुत ज़्यादा पैसा कमाते थे। बट 1794 में जब जैकोबियन रेजिम एबोलिश हुई, तो जैकोबियन रेजिम आई तो उन्होंने स्लेवरी को एबोलिश किया इन द फ्रेंच कॉलोनीज में। अगेन इन 1804 नेपोलियन रीइंट्रोड्यूस इट। जैकोबियन क्लब ने जो है स्लेवरी को ख़त्म किया, लेकिन जब नेपोलियन आया तो नेपोलियन ने दोबारा से इसको रीइंट्रोड्यूस कर दिया। लेकिन फिर फाइनली स्लेवरी वॉज फाइनली एबोलिश इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848। 1848 में फ्रेंच कॉलोनीज से स्लेवरी जो है वो पूरी तरह से एबोलिश हो गई, ख़त्म हो गई। अब है रोल ऑफ वुमेन। जो तीसरा कंसिक्वेंस है वो है रोल ऑफ वुमेन। इसमें क्या हुआ था, वेरी बिगनिंग वुमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द रिवॉल्यूशन। शुरुआती के दौर में वुमेन्स जो थी वो एक्टिव पार्टिसिपेंट थी, बट इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट वुमेन स्टार्टेड देयर ओन 60 पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर। जो वुमेन्स थी उन्होंने अपने क्लब्स और न्यूज़पेपर्स भी बनाए थे। From the very beginning, they demanded the right to vote, to be elected to the assembly and to hold political offices. शुरुआत में इन्होंने डिमांड की थी कि इनको भी वोट देने का अधिकार मिले और ये भी असेंबली को बनाए और इनको भी पॉलिटिकल ऑफिसेज में ऑफिसर्स जो है उसमें अपॉइंट किया जाए। ड्यूरिंग जैकोबियन रेजिम में गवर्नमेंट मेड स्कूलिंग कंपल्सरी फॉर ऑल गर्ल्स। जैकोबियन रेजिम में, जैकोबियन के टाइम पे जो गर्ल्स की एजुकेशन थी उसको जैकोबियंस ने कंपलसरी कर दिया था। देयर फादर कुड नॉट लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल। उनके फादर्स जो थे वो उनकी इच्छा के विरुद्ध ज़बरदस्ती शादी नहीं करा सकते थे। डिवोर्स वॉज मेड लीगल। डिवोर्स जो था वो भी अब लीगल घोषित हो गया था। इट वॉज फाइनली 1946 दैट वुमेन इन फ्रांस वन द राइट टू वोट। अब देखो फ्रांस में कहाँ से कहानी चल रही है, 1789 में हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वहाँ से कहानी चल रही है, लेकिन वुमेन्स को जो अधिकार था राइट टू वोट वो 1946 में जाकर के वुमेन्स को अधिकार मिला राइट टू वोट का। तो इस तरीके से बच्चों फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ये कुछ कंसिक्वेंस थे। जनरल कंसिक्वेंस, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी और वुमेन्स के ऊपर क्या इसका इफेक्ट पड़ा। तो ये जो थे ये इसके परिणाम थे। आई होप आपको चैप्टर कंप्लीट समझ में आया होगा। दोबारा से वीडियो देखिए, पॉज करके देखिए, स्लाइड से आप लोग नोट्स बना सकते हैं ताकि आपको हेल्पफुल होंगे। और स्लाइड्स जो है वो पॉइंट वाइज पॉइंट मैंने बनाई है ताकि आप जो है आराम से, अगर किसी भी स्लाइड से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आता है तो आराम से उसका आप उस आंसर दे सकते हैं। इवन विद इन 5 मार्क्स तक का आंसर जो है वो आप ईच स्लाइड से ले सकते हैं। तो बच्चों इस तरीके से आपका चैप्टर ख़त्म होता है। एक बार क्विक रिव्यू करना है, क्विक रिव्यू कर लें तो ठीक रहेगा। ऐसे ही ओरली कर लेते हैं क्विक रिव्यू। शुरुआत में हमने देखो छोटा सा करते हैं। शुरुआत में मीनिंग पढ़ा, फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के इवेंट्स पढ़े, इंट्रोडक्शन पढ़ा, कॉजेज़ पढ़ा कि पॉलिटिकल कॉजेज़ क्या थे, सोशल कॉजेज़ क्या थे, इकोनॉमिक कॉजेज़ क्या थे, यूजलेस वॉर क्या था, यूजलेस वॉर कैसे हुए थे, ग्रोइंग मिडिल क्लास कैसे मिडिल क्लास आया था, सबसिस्टेंस क्राइसिस पढ़ा था, एज ऑफ एनलाइटमेंट में फिलोसफर्स पढ़े थे। उसके बाद हमने सेशन ऑफ स्टेट जर्नल पढ़ा, फिर फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली पढ़ा, आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की पढ़ा, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन पढ़ा, रिवॉल्यूशनरी वॉर पढ़े, राइज ऑफ न्यू रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ पढ़े। उसके बाद फ्रेंच रिपब्लिक पढ़ा, रॉबेस्पियर की पॉलिसी पढ़ी हमने, फिर आतंक का युग पढ़ा, फिर रूल ऑफ डिक्टेटर पढ़ा, रूल ऑफ नेपोलियन पढ़ा और उसके बाद हमने इसके लास्ट में कॉन्सिक्वेंस पढ़े। तो कैसे फ्रांस में लुइस 16 को हटा करके मिडिल क्लास आई, नेशनल असेंबली आई, नेशनल असेंबली को हटा करके जैकोबियन क्लब आया, जैकोबियन क्लब को हटा करके लास्ट में फिर से नेशनल असेंबली जो मिडिल क्लास थे वो आए और फिर उसको हटा करके लास्ट में कौन आया, नेपोलियन बोनापार्ट आया। तो इसको आप एक पाई चार्ट में भी बना सकते हो। अपनी स्क्रीन पे देखो,
एक पाई चार्ट में बना सकते हो। सबसे ऊपर देखो, सबसे ऊपर लिखा है लुईस 16 लिखा है सबसे ऊपर। देखो एक पाई चार्ट में आप बना लोगे तो आपके दिमाग में ये आइडिया जो है वो हमेशा रहेगा। सबसे पहले लुईस 16 के बाद नीचे एरो, देखो आराम से देखो, ठीक है। लुईस 16 हो गया, उसके बाद नीचे एरो लगा करके फिर लुईस 16 के बाद कौन आई, नेशनल असेंबली आई। नेशनल असेंबली जो किसकी थी, मिडिल क्लास की थी, ठीक है। और उसके बाद फिर दूसरा एरो लगा करके फिर नेशनल असेंबली जब हटी तो अब कौन आया, जैकोबिन क्लब। स्पेलिंग बता। LOUIS 16 उसमें लिखे रोमन नंबर में। हाँ बस ऑर्डर देना है। उसके बाद नेशनल असेंबली कितनी है टोटल क्या, ये? लुईस 16 नेशनल असेंबली, फिर जैकोबियन क्लब, फिर से नेशनल असेंबली और फिर नेपोलियन बोनापार्ट, 5। लुईस 16 के बाद क्या है? नेशनल असेंबली। हाँ उसके बाद जैकोबियन क्लब। ये नेशनल असेंबली के बाद ही है। उसके बाद फिर से नेशनल असेंबली। हाँ रुक जा, दूसरी ट्रिक लगानी पड़ी। लुईस 16 हुआ, फिर हुआ नेशनल असेंबली, फिर आया जैकोबियन जैकोबियन क्लब। हाँ उसके बाद फिर से नेशनल असेंबली असेंबली और फिर नेपोलियन बोनापार्ट, बस खत्म। क्या सुना, रोटेट नहीं होगा क्या? ऐसे लिखा है बस नॉर्मल। अरे एक बार भी लाइट नहीं गई। लो बाको इसको थोड़ी देर रहने दो, उसको थोड़ा डिस्क्राइब कर दूंगी, कुछ जाएंगे बच्चे। लो बाको माध्यम नेशनल असेंबली दोबारा पे, दोबारा बोल। नहीं पहले इसको एक बार कंप्लीट करने दें। हम्म तो बच्चों इस नेशनल असेंबली आ गई और फिर दोबारा से नेशनल असेंबली के बाद फिर से नेपोलियन बोनापार्ट आ गया। तो देखो इस तरीके से आप इस पाई चार्ट से आप समझ सकते हो। सबसे पहले कौन था, मोनार्की गवर्नमेंट था। मोनार्की गवर्नमेंट कौन थी, एब्सोल्यूट मोनार्की था लुईस 16, जो कि एक राजा महाराजा वाला बॉर्बन डायनेस्टी थी लुईस 16 का आतंक जो है जब वो बढ़ता गया टैक्सेस उसने इतने ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर दिए लोगों के ऊपर थर्ड स्टेट पे। तो थर्ड स्टेट में जो मिडिल क्लास थे उन लोगों ने मिलके क्या बनाई, नेशनल असेंबली बनाई।
नेशनल असेंबली किसने बनाई? मिडिल क्लास ने बनाई। अब मिडिल क्लास जो था उसने क्या किया, ऑस्ट्रिया और प्रूशिया से वार कर दिया, लड़ाई झगड़ा करने लगे। तब लड़ाई झगड़ा में जो है उनकी पॉपुलैरिटी थोड़ी कम हो गई। तो एक जो बिल्कुल बिलो मिडिल क्लास था, बहुत निचला ग्रुप जो था, उसने बनाया फिर जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब किसके अंडर में बनाया? रॉबेस्पियर के अंडर में। रॉबेस्पियर जो था उसने गुलेटाइन जो था, राइन ऑफ टेरर का युग जो था वो शुरू कर दिया। उसके वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, उसने ऐसे नियम कानून बना दिए कि जो जैकोबिन क्लब के लोग थे उन्होंने ही उसका विरोध कर दिया और लास्ट में उसको मार दिया। मारने के बाद में क्या हुआ, फिर से वो जगह खाली हुई, तो वहाँ पे फिर से दोबारा से मिडिल क्लास आ गई। इस बार जब मिडिल क्लास आई तो उसने क्या किया, उसने देखा कि जैकोबिन क्लब में एक रॉबेस्पियर था, तो उसने ऐसा किया, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाई जिसमें 5 लोग थे। 5 लोग मिलकर के आप नियम कानून बनाएंगे। लेकिन क्या हुआ, उन पांचों के आइडियाज जो थे वो क्लैश होने लगे, तो वो भी वहाँ पे ख़त्म हो गया। उसके ख़त्म होते क्या हुआ, जो आर्मी जनरल था, कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट जो है उसने अपने आप को वहाँ का राजा घोषित कर दिया। अब नेपोलियन बोनापार्ट जो है वाटरलू में फिर जब वॉर हुआ, हालांकि नेपोलियन बोनापार्ट जो है उसकी पॉपुलैरिटी बहुत हुई, उसने बहुत अच्छे काम किए, उसने बहुत सारी डायनेस्टी को जीता, बहुत सारे देशों को जीता, अपने में मिलाया और बहुत सारे अच्छे नियम कानून उसने अडॉप्ट किए। लेकिन जिन्होंने उसका समर्थन किया था वही अब उसका विरोध करने लगे, अपोज करने लगे। तो उसके बाद वो वाटरलू में जो वॉर हुआ था उसमें वो ख़त्म हो गया और वो वहाँ से उसकी कहानी जो थी वाटरलू के बाद वो ख़त्म हो जाती है। तो इस तरीके से आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन ख़त्म होता है। उसके बाद जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कॉन्सिक्वेंस थे वो हमने देख लिया इस चैप्टर में। तो इस तरीके से ये होल आपका चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए बच्चों। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।